नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको क्रीमी लेयर के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि एक-एक कर आपको क्रीमी लेयर के बारे में समझ जाए। मैं कुछ डेटा भी आपके लिए निकाल कर लाया हूं, तो इस डेटा के जरिए हम समझेंगे कि आखिर क्यों विवाद मचा हुआ है क्रीमी लेयर को लेकर। सबसे पहले कुछ सवाल हैं जिस सवाल को समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। पहला नंबर तो ये है कि आखिर क्रीमी लेयर होता क्या है? क्या क्रीमी लेयर के लागू होने से एससी एसटी आरक्षण को में जो आरक्षण का महत्व है वो खत्म हो जाएगा? दूसरा सवाल यह है कि क्या आरक्षण पर इसका कोई असर पड़ेगा? और तीसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिस पर विवाद मच गया? उसके बाद नेताओं के बयानबाजी आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कई तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे हैं कि आखिर कौन-कौन से दायरे हैं जिससे क्रीमी लेयर बाहर हो जाएंगे। क्रीमी लेयर से कितना बेनिफिट है एससी एसटी वालों को जो इतना विवाद मचा रखे हैं? एससी एसटी आरक्षण से ही क्रीमी लेयर को अगर बाहर कर दिया जाए तो क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? ये सभी चीजों को एक एक कर हम विस्तार से इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा था जिस पर विवाद मचा हुआ है। बवाल भी है और विवाद भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को 7 जजों की बेंच ने 1 अगस्त को एक टिप्पणी की। टिप्पणी ये कि आरक्षण के मामले में सुनवाई हो रही थी और फिर इसी पर टिप्पणी की गई 7 जजों की बेंच ने कि एससी एसटी में ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए। अब सवाल ये उठा कि ये तो टिप्पणी थी, लेकिन इसके बाद भी लागू करना चाहिए, मतलब एक तरह से ये भी है कि उन्होंने आदेश दे दिया। आदेश ये कि सभी राज्य सरकार अब क्रीमी लेयर को एससी एसटी में लागू कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे खास बात ये भी कि फार्मूला और ये मापदंड तैयार की गई ओबीसी में जो क्रीमी लेयर दी हुई है उसी के आधार पर। तो ओबीसी का क्रीमी लेयर क्या है इसे भी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच में जो जज थे उनके नाम भी आप एक एक कर याद कर लीजिए या फिर सुन लीजिए। मैं थोड़े से लंबे वीडियो हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको विस्तार से हर एक सवाल आपके मन में जो उठ रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूं मैं। 6-1 की जज थी, मतलब 6-1 की सहमति से इस बेंच ने, 7 जजों के बेंच ने इस जो आरक्षण क्रीमी लेयर वाली बात है उसको सहमति दी। जो 6 जज थे, 6-1 का मतलब होता है कि 6 जज ने सपोर्ट में किया और 1 जज इसके विरोध में बात करी। अब 6 जजों की जो बेंच थी उस जज में डीवाई चंद्रचूड़ थे, उसके बाद जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। जस्टिस पंकज मिश्रा के तो मैंने बात करी थी, और इसी में से बेला त्रिवेदी ने इस पूरे फैसले पर असहमति जताई। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि आरक्षण में एक तो सब कैटेगरी बनाओ और ऊपर से क्रीमी लेयर को बाहर करो। तो क्रीमी लेयर को बाहर करने के बाद में असहमति बेला त्रिवेदी ने जताई। अब सवाल सबसे पहले ये उठता है कि क्रीमी लेयर आखिर होता क्या है। सबसे आसान भाषा में समझिए कि क्रीमी लेयर वो एक तरह से चीज है जैसे कि आप घर में, एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपके घर में 4 भाई या 5 भाई हैं, उनमें से एक सबसे ज्यादा अमीर है और अगर सरकार कोई बेनिफिट देती है तो फिर उसमें से जो कहती है कि जो ज्यादा अमीर है उस भाई को नहीं मिलेगा, तो उसे अलग कर देती है। तो मतलब 4 भाई को मिलेगा और 5वें भाई में से एक भाई को नहीं मिलेगा। मतलब वो धनी है, संपन्न है, उसके पास पैसे हैं और वो इतना समर्थ है कि सब कुछ अपने अनुसार से कर सके। बात ये हो गई। अगर शब्दों की भाषा में समझेंगे, ये एग्जाम्पल से समझाया, तो संविधान में एससी और एसटी कोटे में दोनों में जो प्रावधान है उसके अनुसार से है कि क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब अन्य पिछड़े वर्ग की कैटेगरी के तहत उन सदस्यों की पहचान की जाती है जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, मतलब एजुकेशन भी हो और समाज के तौर पर भी हो और इकोनॉमिकली भी हो, स्ट्रांग हो, जिनके पास पैसा, वो कहते हैं ना पैसा, शिक्षा और पावर हो, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा एससी एसटी कैटेगरी में। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
जो बात थी क्रीमी लेयर को लेकर डेफिनेशन दिया गया, उसमें कहा गया कि आप डेफिनेशन में ऐसे ऐसे चीजें रख सकते हैं, जो कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर लागू हुआ था उसमें भी ये बात कही गई थी और यही चीज लागू भी है ओबीसी वाला में, ओबीसी क्रीमी लेयर में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस मापदंड के अनुसार से सरकार जो है वो क्रीमी लेयर का फैसला करेगी। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी हो जाएगा। सबसे पहली बात, अब एक चीज समझिए कि किस मापदंड से, ये मापदंड की बात इसलिए आती है कि इसको आपको डिटेल्स में समझाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे पीछे 1992 में जब ओबीसी में क्रीमी लेयर को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। वो रिपोर्ट थी 1992 के इंदिरा सहनी मामले में, सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपी गई थी और इसी में इसमें एक मापदंड, ओबीसी की क्रीमी लेयर मापदंड निर्धारित करने के लिए आर एन प्रसाद जो रिटायर्ड जज थे उनकी अगुवाई में ये एक समिति बनाई गई और उसके बाद 8 सितंबर 1993 को डीटीपीटी मतलब कि रैंक, स्थिति और आय के हिसाब से रिपोर्ट तैयार की गई कि किनके बच्चे को ओबीसी में क्रीमी लेयर से बाहर किया जा सकता है और आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। 1971 में सत्तानाथन समिति ने क्रीमी लेयर के तहत पिछड़े परिवारों के सभी स्रोतों, उसमें से माँ बाप, अगर आप अकेले हैं तो आपकी कितनी आय है, इन सब की रिपोर्ट तैयार की और उसमें बताया, लिमिट बांध दिया कि कितने तक आपकी आय होगी तो आप क्रीमी लेयर में नहीं होंगे। 8 लाख तक जो अभी है, अभी के अनुसार से बताऊं तो 2017 से जो संशोधित किया गया वो 8 लाख तक अभी है कि 8 लाख तक अगर आपकी आय है, उससे कम है तो फिर आप क्रीमी लेयर में नहीं काउंट होंगे, नॉन क्रीमी लेयर में, मतलब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन 8 लाख से जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको क्रीमी लेयर में काउंट किया जाएगा, मतलब आप आरक्षण के लाभ नहीं उठा सकते। और यही अगर देखें उस वक्त 1971 में 1 लाख रुपए थी, 2008 में 4.5 लाख रुपए हुई, 2013 में यही 6 लाख और 2014 में 2.5 लाख किया गया। मतलब इसमें बढ़ाया घटाया गया कि इतने इतने संपत्ति और इस हिसाब से आप तय करेंगे कि आय हो और उसके बाद ये काम नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में होता है। एक टर्म यूज किया मैंने नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर वो होता है जिनकी संपत्ति 8 लाख से कम है, मतलब कि जो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। क्रीमी लेयर वो होता है जिनकी संपत्ति 8 लाख से ज्यादा है। जैसे कि अब समझेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, इसमें बहुत सारे कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे कि किसी भी नेता अगर संसदीय में है या फिर कोई विधायकी में जीत गया या फिर कोई सांसदीय जीत गया और वो SC ST वर्ग में आता है, तो फिर उसकी आमदनी जो है वो साल का 8 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी। इस हिसाब से उन्हें क्रीमी लेयर से बाहर कर दिया गया कि आप आरक्षण लेने के लाभ में नहीं रह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद देखिए कंडीशन लगाया गया कि आय के हिसाब से अगर 3 साल में अपनी आय रिपोर्ट, जिसे आप आय प्रमाण पत्र गांव के भाषा में कहते हैं, अगर हिंदी में कहें तो आय प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट जो होता है आपको बनानी पड़ती है जब आप कोई भी चीज सबमिट करते हैं, फॉर्म भरते हैं सरकारी या फिर आप किसी भी चीज में जरूरी होती है तो आपको आय प्रमाण पत्र देनी होती है। उसको लेकर यह रिपोर्ट तैयार की गई कि आपको हर 3 साल में रिन्यू करना होगा, मतलब आपको फिर से अपनी आय के डेटा देने होंगे। अब संविधान में क्या प्रावधान है ये समझिए कि SC ST की बात हो रही है तो ओबीसी में क्या प्रावधान है और SC ST में क्या प्रावधान है क्रीमी लेयर को लेकर। कंडीशन ये है कि SC ST में अभी जो लागू नहीं है और ओबीसी में ये पहले से लागू है। ओबीसी में कहा गया है कि 8 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो फिर आप क्रीमी लेयर में है और यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप 8 लाख से जो ओबीसी में कंडीशन है वही वो जो 8 लाख वाली ओबीसी की कंडीशन है वो कट कॉपी पेस्ट कीजिए, मतलब यही चीज आप SC ST में भी लागू कीजिए। साथ में अगर सरकारी नौकरी नहीं अगर है आपकी तो फिर वो क्रीमी लेयर में काउंट होगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन डाला कि आप किस रैंक के सरकारी ऑप्शन है, मतलब सरकारी जॉब है आपकी A कैटेगरी या B कैटेगरी, C कैटेगरी या D कैटेगरी। अगर A B रैंक के अधिकारी हैं तो उनकी सैलरी 8 लाख से ज्यादा हो जाएगी सालाना, तो फिर उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। अगर C और D कैटेगरी के हैं और उनकी सैलरी अगर 8 लाख से ज्यादा है तो वो भी क्रीमी लेयर में होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो नॉन क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। तो ये आपको ब्यौरा देना पड़ेगा सरकार के पास। अब जैसे सरकारी जॉब के अलावा भी अब है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है
और ऐसे कई सारे प्रोफेशन हैं जिसमें कमाई ज्यादा होती है। तो सरकार ने कहा कि इसको भी आप क्रीमी लेयर में रखिए। क्रीमी लेयर में रखेंगे, नॉन क्रीमी लेयर वाले इनके आरक्षण का फायदा उठा सकेंगे। मतलब अगर हम डॉक्टर हैं और हम अगर 8 लाख से ज्यादा रुपए कमाते हैं तो हम क्रीमी लेयर में हैं, हमें वो सुविधाएं एससी एसटी वाले जो आरक्षण है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से इस आरक्षण की बात कही गई और कैटेगरी बनाया गया। और भी बहुत सारे टर्म कंडीशन है। अब ओबीसी में जो आरक्षण की बात है वो 27% आरक्षण है ओबीसी में। और यही अगर देखा जाए एससी एसटी में आरक्षण तो वो 15% है एससी का और 7.5% है एसटी का। एसटी मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, मतलब कि आदिवासी जो होते हैं उसके 7.5%। और शेड्यूल कास्ट जो है अति पिछड़ा जो वो आते हैं वो होते हैं 15% का। अब संवैधानिक पद पर भी अगर आप हैं, जैसे कि लोकसभा स्पीकर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जिसका डिस्कस मैंने आपको पहले कहा, तो इन सब का भी ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा। अब जो मैंने दूसरी डेटा निकाल कर लाई है आपके लिए सामने में वो ये कि देखिए एक विवाद चल रहा है। एक विवाद ये कि 2015 से ही एक विवाद है कि 12 जो 8 लाख रुपए है आपके सालाना आय, वो 12 से ज्यादा 15 कर दी जाए सालाना, तब जाके आप क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में आ सकते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो 2015 से ही कह रही है कि 12 लाख रुपए तक हम कर सकते हैं, हम उसके लिए राजी हैं। लेकिन जो बात पेंडिंग है अति पिछड़ा वर्ग के आयोग सिफारिश है, वो कह रही है कि नहीं आप 15 लाख कीजिए। मतलब कि अभी जो 8 लाख है उसे बढ़ाकर 15 लाख कीजिए कि जब हमारे पास सालाना आय 15 लाख होगी तभी हम क्रीमी लेयर में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये बात राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश है, ये पेंडिंग है ओबीसी को लेकर, ये ध्यान रखिएगा, एससी एसटी नहीं, तो ये ओबीसी को लेकर ऐसा पेंडिंग है। अब चलते हैं कि किस बात को लेकर यह मुद्दा उठा ही क्यों। सुनवाई के दौरान एससी एसटी आरक्षण की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी आर गवई इन्होंने एक टिप्पणी की। बी आर गवई की टिप्पणी अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर मतलब कि संपन्न वर्ग के बच्चों की तुलना गांव के अति पिछड़ा वर्ग से अगर की जाती है तो बेईमानी होगी। एससी एसटी के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, बाकियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। राज्य को एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के दायरे में से बाहर करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। ये जो दायित्व है वो राज्य सरकार को दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। पिछड़े समुदाय को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है कि उसे कैसे प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे उन्होंने एक खास टिप्पणी की कि जैसे आरक्षित में कैसे बंटवारा हो रहा है। एक व्यक्ति जो एससी एसटी समुदाय से आता है और आईएएस आईपीएस ऑफिसर है और उनकी सुविधाएं उन्हें मिलता है, तो क्या उनके बच्चे या फिर उनके बच्चे को आरक्षण की यह सुविधा देना चाहिए क्या? ये उन्होंने टिप्पणी की और इसी टिप्पणी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है। अब बी आर गवई की टिप्पणी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बी आर गवई खुद दलित समुदाय से आते हैं और दूसरी बात कि वो अगले साल मई में मतलब 2025 में जो मई होगा उसमें चीफ जस्टिस हो जाएंगे, मतलब डीवाई चंद्रचूड़ की जगह पर वो पद ग्रहण करेंगे सीनियरिटी के हिसाब से। अब इसी वजह से इनके पूरे जो है टिप्पणी को लेकर सवाल उठ गया कि खुद दलित हैं और उसके बाद ये टिप्पणी ऐसा कर रहे हैं। इस पर जस्टिस पंकजा मुंडे का क्या कहना है? जस्टिस पंकजा मुंडे कहती हैं कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली पीढ़ी आरक्षण का फायदा लेकर उच्च स्थिति तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं माना जाना चाहिए। जो बात गवई ने कही वही चीज थोड़ा बहुत मिला जुलाकर इन्होंने कहा। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है या फिर नहीं, जनरल कैटेगरी। मतलब आप अगर एससी एसटी के भी हैं और क्रीमी लेयर में चले गए हैं तो फिर ये जनरल कैटेगरी की तरह आप काम कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर आरक्षण के लाभ से ही आपको कुछ चीजें हासिल हो रही है। अब क्रीमी लेयर को लेकर इस सवाल यह भी पूछा गया कि क्या क्रीमी लेयर में एससी एसटी वर्ग में लागू होना चाहिए, जिसको लेकर अभी विवाद हो रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एसटी एसटी पर भी लागू होता है। जो मैंने आपको बताया कि उसे बाहर नहीं किया जा सकता। एससी एसटी समुदाय में क्रीमी लेयर की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। सरकार को कौन
केंद्र नहीं, केंद्र तो करेगी अभी नहीं, तो केंद्र के साथ साथ बोला राज्य सरकार भी लिस्ट तैयार करे। अब इस पे जो ज्यादा बवाल मच गया। अब ये कि उसके बाद जो है एम बेला त्रिवेदी, जिन्होंने असहमति जताई, मतलब वो बाकी 6 जजों की बातों से वो सहमत नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जब जाति के आधार पर ही एससी एसटी कोटा मिलता है तो उसे बंटवारे करने की जरूरत ही नहीं है। कार्यपालिका या विधायी शक्ति के अभाव में राज्य एससी एसटी के सभी लोगों के लिए आरक्षित लाभों को उपवर्गीकृत नहीं कर सकते। उपवर्गीकृत अनुच्छेद 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ के समान होगा। ये बात एम बिला त्रिवेदी ने कही, जो इस बेंच में जो 7वें जज थी वो। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये भी कहा कि अब कि इसको लागू करें या ना करें। अब देखिए, इस बीच में राजनीति शुरू हुई। राजनीति के बाद आपको बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये कोटा के अंदर कोटा और साथ में क्रीमी लेयर वाली बात कही गई है, इसके लागू होने से क्या कुछ होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्रीमी लेयर के इस फैसले के बाद क्या कुछ होगा वो आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लागू किया है, उसके बाद राज्य सरकार ये चयनित करेगी, लिस्ट बनाएगी, सूचना बनाएगी, सबको बोलेगी लोगों को कि आप अपनी आय का ब्यौरा दीजिए, एक तरह से समझिए सर्वे टाइप का होगा, आपको डिटेल्स दीजिए। वो लिस्ट बनाएगी और उसमें कहेगी कि आपकी कितनी आय है, 8 लाख है या फिर उससे ज्यादा है, 12 लाख है या 8 लाख से नीचे है। सिर्फ 2 सवाल, 8 लाख से नीचे है या 8 लाख से ऊपर है। अगर 8 लाख से नीचे आपकी आय है या 8 लाख तक है तो फिर आप नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप 8 लाख से ज्यादा है और आपके घर में कितने पढ़े लिखे हैं और आपकी संपत्ति कितनी है, अगर ये चीजें हैं तो फिर आप क्रीमी लेयर। अब इस चीज को लेकर सबसे बड़ा विवाद मचा। विवाद इसलिए भी मचा है क्योंकि राजनीति में ये चीजें होती है कि जो दलित समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी जो पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग हैं उन्हें तो ठीक से सम्मान नहीं मिल रहा। जो जनरल कैटेगरी के हैं या उच्च दर्जे के लोग हैं, वो अगर एससी एसटी वाले मंदिर भी चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद मंदिर को धो दिया जाता है, तो समान दर्जा कहां हुआ। उसके बाद कई सारे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं जो आईएएस आईपीएस बन गए हैं, उसके बाद भी उन्हें जनरल वाली सम्मान नहीं मिल रहा। तो इस बात से नाराजगी है। साथ में ये भी कहना है कि एससी एसटी में अगर आपको सब कैटेगरी ही बनाना था तो फिर एससी एसटी के पास जो आरक्षण है उसका फायदा ही क्या, आरक्षण का फायदा ही क्या होगा। अब इसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल ये कहने की कोशिश में जुटी हुई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ नेताओं ने, कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने, जैसे कि चिराग पासवान हुए, और ये भी कह चुके हैं कि हम पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे कि आप फिर से इस पर विचार कीजिए, ये चीजें सही नहीं है। मायावती जो बसपा के सुप्रीमो हैं वो भी ऐसे बयान दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों का ये जरूर कहना है कि नहीं, हम उनके स्वागत करते हैं, ओबीसी वाला जो फार्मूला क्रीमी लेयर वाला एससी एसटी में होगा उसका हम स्वागत करते हैं। और यही चीज अगर देखा जाए तो सेम चीज जिसकी बात बार बार होती रही है, उसमें ये कहा गया कि जो बाकी पार्टी है, बीजेपी इसमें अभी भी चुप्पी साधी हुई है। दूसरी तरफ देखें तो इंडिया गठबंधन के जो जितने भी नेता हैं उसमें से थोड़े बहुत कांग्रेस कह रही है कि ये तो जातीय जनगणना की ही बात हुई। और अभी खुलकर जो सामने है विवाद राजनीतिक रूप से सामने नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर आ रहा है कि क्रीमी लेयर में जो एससी एसटी की दर्जा है उसको अगर एड ऑन करने से लोग अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और याचिका दायर करने की बात कह रहे हैं। अब देखिए, ये तो आपको मैंने क्रीमी लेयर की बात बता दिया। अब जो बात है एक ही वीडियो में आप समझ लीजिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए। अब सवाल ये कि कोटा के अंदर कोटा की बात कही गई है। कोटा के अंदर कोटा क्या होता है? कोटा के अंदर कोटा कहने का मतलब होता है कि आरक्षण के अंदर ही आरक्षण आपको देना पड़ेगा। जैसे इसका मतलब अगर शब्दों में समझा जाए तो ये होता है कि जो आरक्षण आपको पहले दी हुई है, जैसे एससी एसटी को अगर दोनों की बात करें, एससी को बात करें तो 15% और एसटी को बात करें तो 7%, तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 22.5%। तो 22.5% जो आरक्षण आपको दी गई है एससी एसटी को, उसी में से आपको कोटा बनाना पड़ेगा, सब कोटा बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आप पिछड़ा है, दलित है, तो फिर महादलित का कैटेगरी बनेगा। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं किसी चीज को लेकर, अगर होता है उसमें देखता है, अब मेन एक होता है, एक उसके नीचे होता है, ए बी ऐसे करके, तो ए मेन हो गया और उसके नीचे सब वाला जो होगा वो बी कैटेगरी। तो अब ऐसे ही है, जैसे
15.5% अगर 15% एक का है तो उसी में से आरक्षण सबसे ज्यादा उनको दीजिए जो महादलित है, ये कैटेगरी बनाने की बात कही जा रही है। जैसे तमिलनाडु में ये चीज है भी, जैसे पिछड़ा वर्ग बीसी और अत्यंत पिछड़ा बनाया गया ओबीसी के तहत में, तो ये कहा गया है एमबीसी। अब अति पिछड़ा बनाया गया वनियार जिसको कहते हैं, उसी को सब कैटेगरी में लागू किया गया ओबीसी में। देश में कितने अनुसूचित जाति हैं इसकी भी एक रिपोर्ट हमने आपके लिए निकाल कर लाई है। 2018 और 19 में 1263 एससी अनुसूचित जातियां थी, जो अब हो सकता है बढ़ भी गई हो, जिसमें से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप समूह के जातियों की चिन्हित नहीं हो पाई है। इन राज्यों को छोड़कर जो बताई गई है उसमें से कि 1263 जाति जो है वो अभी अनुसूचित जाति में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैंने आपको बता दिया है। और एससी एसटी में अब लास्ट में ये समझ लीजिए कि अभी आरक्षण की क्या व्यवस्था है। अनुसूचित जाति में एसटी श्रेणी में 15% मिलती है और एसटी में 7.5%, एससी में 15 है और एसटी में 7.5 है, और यही ओबीसी में 27% है। और आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर क्लास कहते हैं, उनका जो है वो 10% आरक्षण मिला हुआ है। और सालाना आय के तो बात मैंने आपको बता ही दी। शिक्षा और रोजगार पर भी इस पर है कि आपको असर पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा जो दलित की बात हुई है, तो दलित सबसे ज्यादा है कहाँ, किस राज्य में? आपको देखिए, ये अगर आप क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी किसी कर रहे हैं तब भी पूछा जा सकता है, आने वाले कंपटीशन के क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें सबसे ज्यादा जो है दलित आरक्षण का बंटवारा का कदम पंजाब सरकार उठा सकती है, क्योंकि पंजाब सरकार के पास जो और उसके पास डेटा है उसमें 32% के करीब जो समुदाय हैं पूरी उसको मिलाकर 32%, सबसे ज्यादा देश के सबसे ज्यादा दलित वाला राज्य पंजाब है, जिसमें से बताया गया है कि इसमें 26% के करीब में मजहबी सिख हैं और समा रामदासिया सिख जो है वो 20.7% के करीब, 20 आप मान लीजिए 21 के अराउंड में। आधी धर्मियों की आबादी 10% और वाल्मीकियों की आबादी 8% के करीब में आता है। तो इसी को लेकर पंजाब सरकार ने साल 2006 में दलित आरक्षण को 3 श्रेणी में बांटने का फैसला किया था, लेकिन पंजाब हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अब एससी एसटी को लेकर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसका सीधा फायदा पंजाब सरकार को सबसे ज्यादा होगा। हालांकि असर तो पड़ेगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी को, लेकिन पंजाब में इसमें सबसे आसानी होगी और वो जल्द से जल्द काम करने पर विचार करेगा। तो ये थी क्रीमी लेयर, कोटा के अंदर कोटा, और इसके अलावा आरक्षण को लेकर बात। अच्छा, ये भी चीज है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, खत्म होने की कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, यहां आरक्षण खत्म नहीं की जा रही है, बस जो आरक्षण है उसमें कैटेगराइज किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। जिसका एग्जांपल हमने आपको पहले दी थी कि अगर आपके घर में एक भाई की सैलरी या फिर उनकी इनकम, सालाना इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है और 4 के कम है, तो फिर जो 8 लाख से ज्यादा है उसको हटा दिया जाएगा, और जो उससे कम है उसको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। तो ये एससी एसटी में होगा। ऐसा फार्मूला पहले से ओबीसी में लागू है। तो इसी वजह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी से हमें अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आने से इसका फायदा होगा। हालांकि इस पर क्या कुछ विस्तार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक ठोस बयान आता है, या फिर अगर याचिका दायर की जाती है तो आएगा, राज्य सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, ये सब चीजें अगर कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब लास्ट में ये भी बता दूं आपको कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देखिए जरूर लाइक कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा लोगों तक पहुंच सके जानकारी। और उसके अलावे हमारे चैनल का भी थोड़ा ग्रोथ हो, ताकि हम आपसे तो कुछ लेते नहीं है, बस यही है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगे, तब आपको लग रहा है कि अगर हम जानकारी सही दे पा रहे हैं तो आप जरूर कीजिएगा ऑनेस्टी से। अगर नहीं लग रहा हो कि हम जानकारी सही से नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो फिर कोई याद नहीं है, अलग से आपको दूसरी जानकारी दी जाएगी। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर समझने में परेशानी हो रही है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बोलचाल की भाषा में, सीधे तौर पर, जो डिटेल्स है उसके अनुसार से, ताकि आप विस्तार से समझ सकें और इस पूरे विवाद को समझ सकें कि आखिर ये विवाद कहाँ लगा हुआ है। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। कुछ हो तो कमेंट कीजिए और दीजिए इजाजत।